हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने थोड़ी बहुत जो प्रिपरेशन आपकी ज़रूरी है, जो बेयर मिनिमम ज़रूरत है, वो आपने प्रिपरेशन करी है। और इस प्रिपरेशन को कैसे आपको पता चलेगा कि भाई कितनी प्रिपरेशन हुई है, कैसे कर रहे हैं, और जब एग्जाम होगा तो मेरे किस तरह से मार्क्स आएंगे, ये कैसे पता चलेगा? जब आप अपने आप को टेस्ट करोगे, मॉक टेस्ट देके करोगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक भी यही है और आज मेरी तरफ से आपके लिए ऑफर भी यही है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट के लिए मेरे पास में सीरीज अवेलेबल हैं, वेरी वेरी चीपली अवेलेबल सीरीज, 399 रुपीज में। प्री ओरिएंटेड टेस्ट अनलिमिटेड हैं, जितने टेस्ट सॉल्व करना चाहो, जितने मॉक टेस्ट देना चाहो, जितने मॉक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो, एमसीक्यूज करो, उतना बढ़िया है ये। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को प्री और मेंस दोनों का चाहिए, मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, मैं जो कंटेंट यूज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, वो मेरा टेस्ट भी हो जाए, क्वालिटी भी पता चल जाए, तो ये वाली टेस्ट सीरीज बहुत ब्रिलियंट है। 799 रुपीज में अनलिमिटेड टेस्ट प्री और मेंस के लिए। मैम कॉपी कैसे चेक होंगी? आप अपनी कॉपी ऑनलाइन हमारे पास में सबमिट करा दोगे, हम एक एक क्वेश्चन को चेक करेंगे और आपको प्रोवाइडेड सोल्यूशन भी दिया जाएगा। आपको कैसे आप बेटर कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, वो सब भी बताया जाएगा। और अगर आपको कोई वन ऑन वन पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, कोई बात करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल करके सबमिट कर दो, या फिर एक फोन नंबर भी फ्लैश कर रहा होगा, उस पर कॉल करो, जो क्वेरी है वो क्वेरी अपनी आंसर करवा लो। नाउ आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो एक्सपीरियंस्ड लोगों से पर्सनली बात करनी है, मुझे तो समझना है एग्जाम के बारे में, सिर्फ टेस्ट ही नहीं, मुझे तो सब कुछ जानना है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए मटेरियल बढ़िया कुछ, तो फिर मेरे पास में एक और ऑफर है। 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे आर एस ओनली के ऊपर सेमिनार है, एक्सक्लूसिवली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इस सेमिनार में आपको इंग्लिश जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं वो इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट करी हुई आपको बहुत ब्रिलियंटली ये प्रोवाइड की जाएंगी। आर एस ओनली किट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो एनसीईआरटी का फाउंडेशन वीडियो कोर्स है वो भी दिया जाएगा। और अदरवाइज आपको कोई वन ऑन वन इंटरेक्शन करना है, यहाँ पर सीनियर आरएस आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होंगे, आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ओवर देयर फॉर इंग्लिश। तो जो भी आपको कॉन्वर्जेशन करनी है, आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएंगे। ओके, तो नोटिफिकेशन वगैरह का वेट करने का सोच रहे हो, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, देखते हैं, कुछ इकट्ठा कर लेंगे, कुछ सोर्स कर लेंगे, नहीं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करो, सीख लो कैसे करना है। ठीक है, चलो आज के टॉपिक पे आते हैं। और आज का अपना टॉपिक है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी सीरीज ले ली और आपने मॉक टेस्ट दिए, तो ऐसा तो है नहीं कि बस मॉक टेस्ट दिए और ब्लाइंडली चालू हो गए, सॉल्व कर रहे हो, आंसर सही हो गलत हो कोई मतलब नहीं है, बस करे जा रहे हो कि मैम मेरा तो फिर भी नहीं हुआ, मैंने तो 100 मॉक टेस्ट दिए। अब है पंगा, इसका मतलब आपको मॉक टेस्ट देने का पर्पस समझ में नहीं आया, आपको यही नहीं पता कि आपको अपना स्कोर आखिर बढ़ाना कैसे है। सिंपल सी बात करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, आई नीड अ पेन एंड आई नीड द साइज स्मॉल। ओके, सिंपल सी चीज है, आपके पिछले साल जो प्री एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी? 71 मार्क्स। कितने मार्क्स का एग्जाम होता है? आउट ऑफ 200। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं? 150 क्वेश्चंस। तो अगर मुझे 71 का फिगर लेकर आना था, मुझे 54 क्वेश्चंस के आसपास मेरा स्कोर है, यानी कि मैंने 54 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 54 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करके सही कर दिए। ठीक है, नाउ दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, आप कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर गलत करोगे, 100% गलत करोगे। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो आवर चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इंक्रीज, और कई कई केसेस में तो 10-fold इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हम मिस्टेक करते हैं, अगर हम मिस्टेक कर रहे हैं और क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं तो इतने से क्वेश्चंस करके काम नहीं चलेगा भैया, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हमें स्कोर टारगेट भी एटलीस्ट 100 मार्क्स का करना है, ताकि मैं अल्टीमेटली 71 या उसके आसपास पहुंच सकूं। हर साल कट ऑफ गिर रही है, तो मेरे को कट ऑफ अब मुझे ये तो पता नहीं है कि भाई कट ऑफ इस साल भी अगर गिरेगी तो कितनी जाएगी, और अगर गिरी नहीं, बढ़ गई, कट ऑफ ज्यादा हो गई, तो 71 से ज्यादा कितना हो सकता है मुझे नहीं पता। बट मैं ये मान के चल रही हूं कि एटलीस्ट 50% मार्क्स तो मैं जरूर टारगेट करूं, ये तो मुझे करने ही करने हैं टारगेट। इनके लिए मुझे कितने क्वेश्चंस चाहिए? इनके लिए मुझे 75 क्वेश्चंस चाहिए, जो मैं अटेम्प्ट भी करूं और सही कर दूं। भाई आधे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आधे मार्क्स आ जाएंगे ना, राइट। पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैंने जो भी अटेम्प्ट किया वो बिल्कुल सही हो गया, यानी कि मुझे एक ऐसा मार्जिन चाहिए जो मैं गलत कर सकती हूँ, और ये मार्जिन आपका जितना कम हो सके उतना आपके लिए बढ़िया है। इस मार्जिन को कम करने के लिए ही हम कहते हैं कि भाई आप अपने आप को
टेस्ट करो, मॉक टेस्ट देके खूब मॉक टेस्ट दोगे, टेस्ट करोगे, लेकिन आपने मॉक टेस्ट करने के बाद में जो एक एक्टिविटी आपको करनी है वो आपने नहीं करी। मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको एक काम करना है, एंड दैट इज टू एनालाइज योर रिजल्ट। कैसे करोगे? आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, अब आपका काम है कि कौन से क्वेश्चन आपने सही कर दिए जो आसान थे, वो क्वेश्चंस टॉपिक्स हो गए साइड में, इसका मतलब वो आपके बिल्कुल सही हो रहे हैं। नेक्स्ट आपको कैटेगरी बनानी है उन क्वेश्चंस की जो आपने थोड़ा बहुत लॉजिक लगाया, थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड यूज किया और आंसर सही कर दिए। इन टॉपिक्स की बनाओ सेकंड कैटेगरी, इसको रखो इधर। और तीसरी कैटेगरी बनाओ जो आपने क्वेश्चंस या तो गलत कर दिए, आपको नहीं आते, या फिर आपने छोड़ दिए क्योंकि आपको नहीं आते। ये जो दो कैटेगरीज हैं, यहां पर आपका स्कोर निकलेगा, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी आते हैं, ये तो आपने सही कर दिए और हर बार सही कर रहे हो, ब्रिलियंट। इस कैटेगरी को अप्रोच करना आसान है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप गलती कर रहे हो ऑप्शंस के अंदर। इसको पिक करो, रिवाइज करो, रिफाइन करो, और अच्छे नोट्स बनाओ, सोर्सेस गैदर करो, वापस अप्रोच करो, फिर टेस्ट करो। और ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी को देख के साफ लगता है कि ये कैटेगरी आपके लिए डिफिकल्ट है। इस कैटेगरी को आप शुरू से अप्रोच करो और फिर से टेस्ट दो, अब बढ़ेगा आपका स्कोर। देखते हैं इसको डिटेल में कैसे करोगे। सिंपल सी चीज, आपने कोई भी टेस्ट दिया, उसमें आपको 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है ना। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और तीसरा बनाना है कैटेगरी 3। इस कैटेगरी में वो क्वेश्चंस आएंगे जो आपने अटेम्प्ट किए और उनका आंसर सही आया, ये गलत नहीं हुए। और अगर आपने गलत करा है तो आपको पता है कि आपने बेवकूफी में गलत कर दिया, लेकिन ये आपने सही करे हैं, आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आता है, कैसा भी आता है, दुनिया की किसी ज्योग्राफी के कोने से आ रहा है, मैं उसको सही करती हूँ। मुझे पता है फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैं गलत नहीं कर रही, जब मैं अटेम्प्ट करती हूँ तो भी नहीं कर रही, और रिवाइज करती हूँ तो भी मेरे से गलती नहीं हो रही, मेरे सामने कोई ऐसा फैक्ट नहीं आ रहा जिसका मुझे पता ही ना हो, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी का मुझे पता है। उसी तरह से कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर होगा, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी होगा, फॉर एग्जाम्पल मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी, कोई टॉपिक होंगे जिनके ऊपर क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो आप उनको गलत नहीं कर रहे। ये होगी कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर रहे हो, लॉजिकली भी अप्रोच कर रहे हो और एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर रहे हो। जो उनके जो ऑप्शंस हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए या तो आप लॉजिक लगा रहे हो, बेसिक लॉजिक लगाते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल ज्योग्राफी पे चलते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, अपने एग्जाम्पल ले लिया, दुनिया की माउंटेन्स की बात आ रही है, ठीक है ना। कंट्री का नाम है एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में माउंटेन्स का नाम है। माउंटेन का नाम है नंदा देवी, ठीक है। और आपके 4 ऑप्शन जो कैटेगरी में कंट्रीज है ना, उनमें से एक कंट्री है पाकिस्तान, दूसरा कंट्री है मॉरिशस, तीसरा कंट्री है कनाडा और चौथा कंट्री है, मुझे कौन बताएगा कमेंट्स में कि ये इंडिया में आएगा, नेपाल में आएगा, भूटान में आएगा, कहाँ आएगा? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कहाँ है ये? एनीवे, क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको ये पता है कि ये जो नाम है ना नंदा देवी, ये नाम हिंदी संस्कृताइज्ड ओरिजिन का नाम है, तो पाकिस्तान में तो ये नाम नहीं हो सकता। मेरा बायस नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान में ये नाम नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ओके। तो पाकिस्तान ऑप्शन से कट हो जाएगा। मैंने लॉजिक लगा लिया कि भाई ये जो मॉरिशस वगैरह है ना, यहाँ हिंदू पॉपुलेशन तो बहुत है, बट वहां पर वो संस्कृताइज्ड नाम क्यों यूज करेंगे? वहां का जो लोकल कल्चरल नेम्स होंगे वो उनको यूज करेंगे वहां पर, अगर कोई माउंटेन को नाम देना है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन, कनाडा में कोई हिंदी नाम क्यों रखेगा यार? कनाडा में तो कोई इब्राहिमिक नाम होना चाहिए, राइट, या फिर कोई पॉलिटिकल नेम होना चाहिए, राइट। तो चौथा ऑप्शन आ गया। ये लॉजिकल होता है, एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही काम करता है। तो या तो आपने लॉजिक लगाया या फिर आपने एलिमिनेशन मेथड को यूज किया। ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड। लॉजिक अपन जनरली लगाते हैं रीजनिंग में, ठीक है। जनरली हम लॉजिक लगाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस में। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में भी कुछ हद तक डेटा सफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बारग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, हम लॉजिक लगा लेते हैं। ये आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आपने ऑप्शंस के ऊपर लॉजिक लगाया, एलिमिनेशन मेथड यूज किया, लेकिन ऑप्शंस में आंसर जो है आपका या तो गलत हो रहा है या फिर सही हो रहा है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। जो गलत हो रहा है उनको प्रायोरिटाइज देंगे, जो सही हो रहा है उसको भी रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि आपने एक्चुअली आंसर आपको पता नहीं था, आपने तिगड़म लगाई है, दिमाग लगाया है, ठीक है ना। विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अगर आपने दिमाग लगा के आंसर ठीक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इतना भी लूप होल नहीं छोड़ना है।
ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है उन क्वेश्चंस की या तो जिनको आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया या फिर अटेम्प्ट किया तो तुक्का लगाया और आंसर गलत हो गया, और तुक्का लगाया या आंसर सही हो गया, बट एब्सोल्यूट ब्लाइंड था आपका वो आंसर। आपने अटेम्प्ट करके सिर्फ रिस्क खेला है, आपने कोई लॉजिक या एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाया। आपने बोला कि भाई अब मेरे को तो तुक्का मार के देखना है कि मेरे तुक्के में कितना दम है, मेरे तुक्के में 25% दम होता है किसी के तुक्के में, ठीक है, राइट। तो आपने ये 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस बना ली। अब इन 3 कैटेगरीज में ये आपको पता है, दिस इज ब्रिलियंटली डन, ठीक है। इसका अपन करेंगे लास्ट में सिर्फ रिविजन, इसमें अपन को एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर अपन को एक काम करना पड़ेगा, अगर आपने लॉजिक लगाया है या एलिमिनेशन मेथड यूज किया है और आपका आंसर गलत आ रहा है, इसका मतलब आपको उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर आपको और नॉलेज की जरूरत है, तो हम इसकी पढ़ाई फिर से करेंगे। जो हमारी प्रॉपर कोर सब्जेक्ट की पढ़ाई है वो यहाँ पर वापस करनी है। लेकिन अगर आपने लॉजिक लगाया और एलिमिनेशन मेथड लगाया और आपका आंसर ठीक हो रहा है, तो हम इसको प्रायोरिटी सेकेंडरी कर सकते हैं। कैसे सेकेंडरी प्रायोरिटी करेंगे? हम ये देखेंगे कि भाई अगर मेरा आंसर सही हो रहा है एलिमिनेशन मेथड से, तो इसका मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो है, तो मुझे शुरू से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ बेसिक फैक्ट्स गैदर करने की जरूरत है और मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि इसकी प्रायोरिटी थोड़ी कम होगी, इनकी प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा होगी। और ये जो थर्ड कैटेगरी है, ये 2 ही केसेस में ऐसा होता है, या तो आपने उस सब्जेक्ट से बिल्कुल डर खा रखा है, जैसे मेरे को हिस्ट्री से बहुत डर लगता है, हिस्ट्री मेरे बस की ना है साहब, तो यहां पर मैं कर जाती हूँ कांड, ठीक है। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो या तो मैं बिल्कुल छोड़ ही देती हूँ या फिर मैं करती हूँ, तो मुझे पता है भैया गलत है क्योंकि अपनी किस्मत में ही नहीं है। ये प्रॉब्लमेटिक है, राइट। एग्जाम मुझे नहीं देना, एग्जाम आपको देना है, ये आपको नहीं करना है। आपको अप्रोच करना है उन टॉपिक्स को शुरू से। अगर आप उस सब्जेक्ट से डर रहे हो तो प्रॉपर क्लासेस लो, गाइडेंस लो, अपने सोर्सेस को रिफाइन कर लो, नोट्स शुरू से बनाओ, ठीक है। कोई भी तरीका यूज करो, बट इस कैटेगरी को बढ़ने मत दो। ये कैटेगरी सबकी होती है, ठीक है, ये मेरी भी है। One of the experts of geography in front of you, one of the experts of English management in front of you, but ये कैटेगरी मेरी भी है when it comes to history। चाहे वो राजस्थान हिस्ट्री हो, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, भैया जो कल बीत गया ना उसकी अपन को चिंता नहीं है। तो मुझे पता है कि मेरे लिए ये दिक्कत है, पर मुझे एग्जाम नहीं लिखना है, इसलिए मैं बहुत ईमानदारी से बता सकती हूँ कि मैं तो इसमें गेम कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस कैटेगरी में जितने कम क्वेश्चंस हो सके उतना आपके लिए बढ़िया है। जैसे जैसे मॉक टेस्ट दोगे आप नोटिस करोगे कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैटेगरी 1 के बढ़ने लग गए। जितने मॉक टेस्ट दोगे, ईमानदारी से एनालिसिस करोगे, तो कैटेगरी 1 के नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पहले 10 ही क्वेश्चंस थे, अब 17 होने लग गए। मैम अब तो मैंने अचानक से 27 क्वेश्चंस इसके सही करने लग गए कैटेगरी 1 के। ब्रिलियंट, आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो, ट्रस्ट मी, ठीक है। कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस बढ़ने लग जाएंगे। कैटेगरी 2 में ये वाले जो सेक्शन है आपका कैटेगरी 2A, ठीक है, ये सेक्शन आपका कम होने लग जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन मेथड और लॉजिक लगा पाओगे अपने क्वेश्चंस का सही आंसर अप्रोच करने में, विच इज अगेन वेरी ब्रिलियंट। और नोटिस करना, जैसे ही आप 15, 20, 25 के आसपास मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, पूरे टेस्ट यानी कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो ये क्वेश्चंस कम होने लग जाएंगे। पहले मैम 25-30 क्वेश्चंस थे जो मैं कैटेगरी 3 में डाल देता था, अब देखो मैंने सिर्फ 10-12 क्वेश्चन ही डाले हैं, एंड आई पर्सनली फील वो एक अच्छा अचीवमेंट है, एक डिसेंट अचीवमेंट है। ये तीनों कैटेगरीज आपको हर मॉक टेस्ट को देने के बाद में क्रिएट करनी है, राइट। सिंपल सी चीज है, मॉक टेस्ट दिया, क्या करना है, मॉक टेस्ट दिया, कैटेगरीज में अपने क्वेश्चंस डालो, वो कैटेगरी जो आपने ब्रिलियंटली अटेम्प्ट करी है सही आंसर है। कैटेगरी 2 जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो किए लेकिन थोड़ा लॉजिक लगा के आंसर निकाला है, थोड़ा एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगाया है, तो उसमें या तो आंसर गलत है या आंसर सही है। गलत है तो उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करो, और अगर सही है तो सेकेंडरी प्रायोरिटी दे सकते हो। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सिर्फ कुछ बेसिक फैक्ट्स की गैदरिंग करनी है। और थर्ड कैटेगरी वो क्वेश्चंस हैं, वो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको पढ़ाई नहीं आती है, जिनको आपने गलत किया है या फिर क्वेश्चंस को छोड़ दिया है। बार बार मॉक दोगे, कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस कम होते जाएंगे, और वही आपकी सक्सेसफुल तरीका होगा मॉक टेस्ट को स्टडी करने का। ओके, नाउ मॉक टेस्ट की अपन ने बात कर ली, ये मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। बाय द वे, अगर आपको लगता है कि मैम एग्जाम से 15-20 दिन पहले मैं 4-5 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लूंगा, काम चल जाएगा क्या? नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से बताती हूँ, मैंने 2015 का जुलाई और दिसंबर, राइट, मैंने यूपीएससी लिखा था, जुलाई में प्री हुआ था, मैंने क्लियर किया था, मैंने दिसंबर में मेंस लिखा था, मैंने क्लियर किया था। मेरा प्रॉब्लम हो गया था इंटरव्यूज में, ठीक है। इसके बाद में मैंने 2019 का दिया, सेम थिंग,
सेम थिंग, मैंने प्री डाला, मैंने प्री निकाल लिया, मैंने मेंस डाला, मैंने मेंस लिखा और मेंस निकाल लिया। मेरी प्रॉब्लम हो गई इंटरव्यू में, मुझे मेरी ना शक्ल शायद पसंद नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी, देयर आर सो मेनी थिंग्स, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगी होगी, या फिर हो सकता है कि मेरे इतने मार्जिनल मार्क्स रहे होंगे मेंस में कि अगर उन्होंने 1-2 नंबर भी ऊंचा नीचा कर दिया तो मेरी रैंक खत्म हो गई। ठीक है, तो ठीक है, वो तो लाइफ लेसन। मैंने 2 बार एग्जाम दिया है, मैंने दोनों बार निकाला है, मुझे पता है कि ये एग्जाम कैसे निकलेगा। मैंने दोनों बार प्री एग्जाम से पहले, इससे पहले आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, दिस वाज जस्ट अराउंड माय वेडिंग, 74 मॉक टेस्ट निकाले थे मैंने 3 महीने में। कितने दिन में? 90 दिन में। मुझे पता भी नहीं चला, मैंने भवानी निकेतन जाके एग्जाम दिया और मैंने निकाल भी दिया। मैंने घर आके यही बोला था, ये एग्जाम निकल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, अब मेंस पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि मैंने मेंस अचानक से शुरू कर दिया था, मैं मेंस पढ़ती आ रही थी 1.5 साल से, बट मॉक टेस्ट सॉल्व करके। यहाँ मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व करे थे 55। आई एक्चुअली फेल सिक और दवाइयों के नशे में रहती थी, तो मुझे इतना हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने 2 महीने में 55 टेस्ट सॉल्व करे। यानी कि मैंने रोज का ऑन एन एवरेज एक टेस्ट सॉल्व किया, एनालाइज किया, पढ़ाई करी और फिर मैंने एग्जाम लिखा। अगेन द सेम थिंग हैपेंड, नोबडी कुड स्टॉप मी। सिंपल थिंग, मॉक टेस्ट जरूरी हैं और ऐसे बढ़ेगा स्कोर। यही तरीका है एनालिसिस करने का भी। ठीक है, कोई और भी क्वेरी होती है कमेंट्स में लिख दो, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। कोई अदरवाइज क्वेश्चन पूछना है, फोन नंबर मैंने बता ही दिया, सेमिनार मैंने बता दिया। ठीक है, जो भी क्वेरी होती है टेक हेल्प फ्रॉम RS ओनली। ओके, मैं किसी और सेशन में मिलती हूँ कोई और क्वेरी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। मॉक टेस्ट सॉल्व करो।